तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और हिस्ट्री का सिलेबस हमारा कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो चुकी है और हिंदी हमारी ग्रामर पूरी ख़त्म हो चुकी है। दोबारा से हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा इस बात का। तो अगर आप पहले के वीडियो से देखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ से। परीक्षा वाणी भी पूरी अपलोड है। परीक्षा वाणी एक रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए MCQs है उसमें आप उससे अपनी परीक्षा वाणी का रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के मध्य हुई? तो ये हुई थी सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। ये थी दूसरी, वो होती क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो मीर जाफर को दी गई है ना। सिराजुद्दौला को इसने धोखा दिया और फिर नवाब बन बैठा था बंगाल का। फिर मीर जाफर को भी हटा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। फिर कौन बना? मीर कासिम। फिर इसने क्या करी थी? अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी। अगला है क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो वो था मुबारकुद्दौला। बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, इन तीनों का जो उच्च न्यायालय था, इनका गठन कब हुआ? 1862 में। इसके बाद किसका हुआ था? इसके बाद जो गठन हुआ वो हुआ 1866 में, है ना। किसका हुआ? इलाहाबाद का। सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है? इलाहाबाद में। सबसे कम गुवाहाटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसलिए यह कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया? मीर जाफ़र के लिए। क्योंकि आपको पता है बंगाल उस समय सबसे ज़्यादा बंगाल में सबसे ज़्यादा उस समय पैसा था, अगर आप लोगों को पता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर बंगाल का नवाब बन गया कोई, बंगाल के नवाब की अगर बंगाल का पैसा अगर किसी के हाथ में आ गया तो सोचिए वो कितना अमीर बन सकता था। तो ये इसीलिए ये चीज़ मीर जाफ़र के लिए बोली गई, क्योंकि ये इनका एक कठपुतली बन चुका था। इससे जितना कहते इसको पैसा देना पड़ रहा था और इसी से बाद में परेशान हो जाता है। और उसके बाद कौन बनता है? फिर मीर कासिम। फिर ये भी इन अंग्रेज़ों से परेशान हो जाता है, बाद में अपनी राजधानी परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो वो था हैदर अली। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है कि डिंडीगुल क्या है, क्या पक्षी है या स्थान है या कुछ और है? तो याद रखना, एक स्थान का नाम है डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये कहा था हैदर अली ने। अब कुछ हमारे हैं इसमें संधि में आपको वैसे बता चुका हूँ पहले वाला। इसमें है प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुआ था। ईयर भी पूछा जाता है तो ईयर भी पढ़ते रहिएगा साथ में। तो ये था मद्रास की संधि से ख़त्म हुआ। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो 1 2 3 1790-92 में हुआ था ये वाला तृतीय। और द्वितीय हुआ था द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि से। प्रथम हुआ था 1767 से 69 मद्रास की संधि से। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी कुछ लोग सोचते होंगे कि बार बार संधियाँ क्यों हो रही हैं जबकि युद्ध हमारा मैसूर से ही हो रहा है। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? पहले युद्ध करते थे, जब उनको ऐसा लगता था कि हम हार रहे हैं तो क्या करते थे? फिर संधि कर लेते थे। ठीक है। और अगर जीत रहे होते थे तब संधि, उनकी वो संधि ऐसी होती थी कि उस दूसरे वाले को पूरा कबाड़ा ही कर देते थे। तो संधि विराम, संधि युद्ध ये चलता रहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर था? मतलब किसने नेतृत्व किया था? तो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था हमारा, साथ साथ ईयर भी हम देखो एक बार फिर से पढ़ते रहते हैं। कब हुआ था? 1767 से 69। और उस समय मैसूर युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो था स्मिथ ने। ठीक है। संधि कैसे हुई? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से 84 के बीच में, इस समय कौन था? आयरकूट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता। ठीक है। अगला है हमारा तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। उस समय कौन था? जनरल मेडोज। तो मेडोज था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर 1790 आपको पता है 99 के आसपास हुआ। तो इस समय फिर जो टीपू सुल्तान होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उस समय कौन था? स्टुअर्ट। तो ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
हैदर अली की मृत्यु, जो कि 1780-1782 के द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, और उस समय जो सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आयरकोट ने, और एक कौन सी संधि से ख़त्म हुआ, मंगलौर की संधि से। आप एक चीज़ इसमें नोट कर रहे होगे, पहला नाम मद्रास सबसे छोटा है तो प्रथम में हुआ, मंगलौर उससे थोड़ा बड़ा है तो द्वितीय में हुआ, श्रीरंगपट्टनम उससे भी बड़ा है तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, ठीक है ना। चौथे में तो फिर युद्ध खत्म ही हो जाता है हमारा, मतलब ये आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, क्योंकि इसमें भी टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान के फादर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि हुई, कब हुई थी, 1784 में, 1700 है ना। तो इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था, तो जो उसमें मद्रास का गवर्नर था उसका नाम था मैकरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के बीच में हुआ, और जिसका नेतृत्व उस समय अंग्रेजों की तरफ से आयरकोट ने किया, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। टीपू सुल्तान तथा कार्निवालिस के बीच 1792 में, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसमें क्या हुआ, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। जब अंग्रेज जीत जाते थे तो उतना पैसा भी मांगते थे। उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, नहीं। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो जो इसका आंसर है वो है 1 to 4। और जो ये 4th वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से 4th आंग्लो मैसूर युद्ध फिर होता भी है, क्योंकि टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया, तो फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, सभी से किया। 1 2 3 4 5, क्योंकि इसने सभी जगह अपने क्या कर रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर एक विचार करो। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, बिल्कुल किया था। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरुआत करी, बिल्कुल करी थी। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया, ये भी किया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, देखते हैं। एक और है इसमें भी, फ्रांसीसी क्रांति की सफलता, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। आपको ये भी ध्यान रखना है। सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। यह बहुत क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करी, तो टीपू सुल्तान ने करी थी। का स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू विभजित करने लगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही सही हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध, जब इसमें टीपू सुल्तान का युद्ध हो रहा था, तो इसको चारों तरफ से घेर लिया गया। किसने, अंग्रेजों से तो युद्ध हो ही रहा था, मराठे को भी मिला लिया था उन्होंने, निजाम को भी मिला लिया था, ट्रावणकोर भी शामिल था। ऑप्शन ए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इन कथनों पर आपको विचार करना है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी, मैंने आपको बताया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान फिर टीपू की मृत्यु ही हो गई थी। और इससे पहले जो हमारा तृतीय युद्ध था, उसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना, अब अंग्रेजों ने अपने बंधक बना लिया था, ये कहेंगे कि अपने पास अपनी सेवा के लिए रख लिया था। इस युद्ध में अभी हम बात करें फिलहाल चौथे युद्ध की। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और अंग्रेजों और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णदास द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। ऑप्शन डी सही होगा। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता, तो टीपू सुल्तान ने कहा था। ऑप्शन बी। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, तो ये भी टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के, नानक देव का आप देख रहे थे टाइम पीरियड क्या है, 1469 से 1538। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी ननकाना में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना में ही हुआ था। ऑप्शन ए 1 ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या बनाया था, यहाँ पर अमृतसर नामक तालाब भी बनवाया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया, बिल्कुल किया था इन्होंने।
पता शहजादा खुसरो की मदद भी करी थी। इसकी वजह से ही इनसे कौन खार में आ गया था फिर, ज़रा मुझे बताइएगा। कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई, तो इनमें से सभी सारे ऑप्शन ठीक हैं इसके। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ कर दिया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो अर्जुन देव, ऑप्शन ए। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।